बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसका सेकंड पार्ट, कम्युनिकेशन बैरियर्स का। तो इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन बैरियर और प्रॉब्लम्स, यानी कम्युनिकेशन जो बैरियर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्या मुराद है। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, दे आर कॉल्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। के ऐसे मखसूस एलिमेंट्स हैं, अज्जा हैं जो कि कम्युनिकेशन के अमल को रोक देते हैं या जो कम्युनिकेशन के अमल को मुतासिर करते हैं, इनको कम्युनिकेशन के बैरियर्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी आसान है, आपके लिए याद करना तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको जो इसमें जो टॉपिक पढ़ाते हुए जो डेफिनेशन आपको करवाई थी, अगर आप वो भी याद कर लें तो वो भी ठीक है। तो सेकंड इसमें जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या है? डेनोटेशन के मुतल्लक हमने बड़ी तफसील के साथ जब हम इसका टॉपिक पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन बैरियर्स का तो उस पर बात की थी। अब हम इसकी जस्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेनोटेशन मीन्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज। डेनोटेशन से मुराद क्या है कि जो लुग़वी मानी है किसी भी लफ्ज़ का, यानी लुग़त के अंदर डिक्शनरी के अंदर जो दिया गया मानी है किसी भी लफ्ज़ का, वो उसको डेनोटेशन कहते हैं। और इसमें हम ये डिक्लेयर नहीं करते कि इसकी जो मनफी या मस्बत जो क्वालिटीज़ हैं इस वर्ड की, इस मतलब की, वो क्या है, यानी उसको एज इट इज़ जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है उसको एज इट इज़ हम यूटिलाइज कर लेते हैं। उसको हम क्या कहेंगे कि ये डेनोटेशन। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि व्हाट इज कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या है? ये उससे उलट है। कॉनोटेशन मीन्स द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी जो इत्तलाकी मानी होते हैं किसी भी लफ्ज़ के, उनको कॉनोटेशन कहा जाता है। कॉनोटेशन से क्या मुराद है? किसी भी लफ्ज़ के इत्तलाकी मानी। These meanings are different from denotative meanings, और ये आमतौर पे denotative meaning से डिफरेंट होते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी, चांद की मिसाल दी थी कि जिस तरह चांद जो है वो एक सैयारचा है जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, लेकिन नहायत खूबसूरत चेहरे को और नहायत मासूम शख्स को भी चांद कहा जाता है। बच्चे को भी माँ जो है वो चांद कह के पुकारती है। तो इसमें जो चांद को अगर हम सैयारचे के तौर पे, प्लैनेट के तौर पे लें, तो ये जो मीनिंग होगा ये डेनोटेटिव मीनिंग होगा। और अगर हम इसको किसी नहायत खूबसूरत शख्स की के तौर पे लें तो ये उसका कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग किसे कहते हैं? स्टैटिक और फॉल्टी इंप्रेशंस ऑफ अ पर्सन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग, यानी किसी भी शख्स का किसी चीज़ से मुतल्लक जो बिल्कुल मुंजमद यानी स्टैटिक, बिल्कुल रुका हुआ, या फॉल्टी या मतलब मुगालते से भरा हुआ कोई जो तासुर है किसी भी चीज़ से मुतल्लक, उसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रोजन इवेल्युएशन। इसको हम मुंजमद इवेल्युएशन भी कहते हैं, फ्रोजन इवेल्युएशन भी कहते हैं। तो इसकी जो तफसील है वो ये है कि कुछ लोग जो हैं ख़ास तौर पे जब वो एक ख़ास मतलब एज ग्रुप में आ जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ों के मुतल्लक कुछ अपने तसव्वुरात कायम कर लेते हैं। तो उन तसव्वुरात के ख़िलाफ़ जाना उनके लिए मुश्किल होता है। या वो किसी शख्स के मुतल्लक अपना एक मतलब ज़हन बना लेते हैं कि वो उसका उनका पसंदीदा होता है या नापसंदीदा होता है। अगर वो उसको उनका पसंदीदा है तो उससे उसके खिलाफ कोई बात करना वो
पसंद नहीं करते, कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, अगर वो उनका नापसंदीदा है तो उसकी तारीफ में कोई बात सुनना वो पसंद नहीं करते। तो ये जो एटीट्यूड है ये स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। इसको हम फ्रोजन इवेलुएशन भी इस वजह से कहेंगे कि हमारा जहन जो है वो उस खास नुक्ते पे मुंजमद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, चनाचे उसमें कोई नई चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज़ को हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज मेंट बाय स्लैंटिंग। स्लैंटिंग से क्या मुराद है? टू इंक्लूड बायस्ड स्टेटमेंट इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स इज कॉल्ड स्लैंटिंग। स्लैंटिंग क्या है कि कोई चीज़ मतलब बयान करते हुए, हकायक बयान करते हुए उसमें अपनी पसंद या नापसंद का अंसर शामिल कर लेना स्लैंटिंग कहलाता है। तो किसी भी चीज़ में अपना तासुब शामिल कर लेना वो स्लैंटिंग होगा। इसकी जो मिसालें हमें आम जिंदगी में, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मिलती हैं। अगर हमारा दोस्त जो है वो कोई गलती कर बैठे, किसी से झगड़ा कर बैठे, तो किसी के सामने जब हम बयान करते हैं तो उसमें हम अपने दोस्त की गलती जो है वो कभी भी काउंट नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे जी जो फलां शख्स है उसने पहल की, उसने झगड़े की इब्तिदा की, उसने जनाब ये ज्यादती की, हम अपने दोस्त को साफ बचा जाएंगे। इसी तरह अब इसी चीज़ को अगर हम वसी तौर पे लें तो अगर एक अपने आप एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास एक कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने कास्ट को डिफेंड करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसको आप कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी ख़ास कम्युनिटी या किसी ख़ास रीजन के रहायशी हैं तो उस रीजन के लोगों की और उस रीजन से मुतल्लक जो लोगों के तासुरात हैं उनको आप डिफेंड करने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो जब अपने वतन के बारे में, अपने सूबे के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो हमेशा उनके लिए आप नरम गोशा रखेंगे। इसी तरह अपनी कौम के बारे में, अपने हम मज़हब लोगों के बारे में, हम मसलक लोगों के बारे में जब आप बात करेंगे तब अपने आप उसमें एक तासुब जो है वो आपके अंदर हमेशा मौजूद होगा, आप उनको हमेशा डिफेंड करेंगे। तो यही चीज़ जो है ये फिर हकायक तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आती है इस चीज़ की वजह से, और ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर भी है। चांचे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये स्लैंटिंग है, कि हकायक बयान करते हुए उसमें तासुब को, अपनी पसंद नापसंद को शामिल कर देना स्लैंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स जो है ये टेक्निकल रुकावटें होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन के दौरान पेश आती हैं। यानी इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं वो हम इसमें कोट कर सकते हैं कि बैड और इलिजिबल हैंड राइटिंग, यानी बुरा खत, यानी बुरा मतलब जो लिखते हैं उसको, या इलिजिबल जिसको हम पढ़ा ही ना जा सके, वो हैंड राइटिंग जो है वो मैकेनिकल बैरियर है। इस तरह एक डॉक्टर जो है वो नुस्खा लिखता है तो आम आदमी जो है वो उसको पूरी कोशिश करके भी पढ़ने में नाकाम रहता है। तो ये जो है ये एक मैकेनिकल या एक टेक्निकल बैरियर है। तो लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसको फौरी तौर पे पढ़ लेता है। इसी तरह पुअर प्रिंटिंग जो है, किताब आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह मतलब प्रिंट नहीं सही हुई हुई अल्फाज में, वो पढ़ने में, उस मैसेज को कंसीव करने में आपके लिए प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आप तस्वीर देख रहे हैं तो तस्वीर की प्रिंटिंग अगर सही नहीं हुई तो उसमें भी आप मिस जज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसी तरह डिफेक्टिव माइक्रोफोन, आप फ़ोन के अंदर बात कर रहे हैं तो आपके फ़ोन का माइक्रोफोन उसके अंदर पुर्जा लगा होता है वो दुरुस्त नहीं है, तो जारी बात है कि आपकी आवाज़ जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, या दूसरे की आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। इसी तरह लो और हाई वॉल्यूम्स जो हैं वो भी टेक्निकल और मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। तो ये इसमें एग्जांपल्स हैं। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो एज सच नहीं बनती, आपने जस्ट इनकी एग्जांपल्स जो है वो इस अंदाज में लिख देनी है कि बैड और इलिजिबल हैंड राइटिंग, पुअर प्रिंटिंग, डिफेक्टिव माइक्रोफोन और लो वॉल्यूम आर सम ऑफ द मैकेनिकल बैरियर्स। ये मैकेनिकल बैरियर्स की चंद एग्जांपल्स हैं।
واٹ آر سیمینٹک بیریئرس. سیمینٹک جب ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو ورڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ورڈ سے, الفاظ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, مثلا اس کا ڈینوٹیٹو میننگ کیا ہے, اس کا کنوٹیٹو میننگ کیا ہے, اس میں بائی پاسنگ کیا ہے, اس میں مطلب سلینٹنگ کیا ہے, اسٹیریوٹائپنگ کیا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ سیمینٹک بیریئرس کے زمرے میں آتی ہیں. سیمینٹک مین ریلیٹنگ ٹو میننگ آف اے ورڈ. سیمینٹک سے مراد کیا ہے, الفاظ کے مطلب سے متعلق چیزیں. Difference between denotative and connotative meanings and bypassing are the examples of semantic barriers. یعنی ڈینوٹیٹو اور جو کنوٹیٹو میننگ کے درمیان جو فرق ہے وہ, اس کے علاوہ بائی پاسنگ, یہ جو ہے یہ سیمینٹک بیریئرز کی ایگزامپلس. نیکسٹ ہے کہ واٹ آر فزیکل بیریئرز. فزیکل بیریئرز کیا ہے؟ بیریئرز دیٹ کریٹ پرابلم فزیکلی ان کنویئنگ میسیج آر کالڈ فزیکل بیریئرز. یعنی جو بیریئرز فزیکلی کوئی مسئلہ پیدا کر دیں میسیج کنوے کرنے میں, تو ان کو ہم فزیکل بیریئر کہیں گے. اس میں جو مثالیں ہیں وہ ہے نوائز ہے, ڈسٹینس ہے, ٹمپریچر ہے, لائٹنگ کنڈیشنز ہے, پور ایٹماسفیئر ہے, لو والیوم ہے, پور لسننگ ہے, پور ہیلتھ ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فزیکل بیریئرز ہیں. ان میں سے کوئی بھی مسئلہ جب ہوتا ہے تب کمیونیکیشن کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک کہ نیکسٹ ہمارے دو ٹاپک بیٹا ہیں. ان میں سے جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ دونوں ٹاپک جو ہیں یہ جب ہم اس کی جو لانگ کویسچن پڑھ رہے تھے تو یہ مجھ سے مس ہو گئے تھے. اس میں جو میں نے مطلب یہ کیا کہ اس کو شارٹ کویسچن میں شامل کر دیا. ایز اے شارٹ کویسچن بھی یہ سوال جو ہے یہ پوچھے جا سکتے ہیں, اور اس میں آپ کمیونیکیشن بیریئر جب آپ پڑھیں گے اس میں ادر بیریئرز میں جو ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھی اس میں آپ ایبسٹریکشن اور انفرنس ان دونوں چیزوں کو بھی آپ لا سکتے ہیں. Abstraction is a process of concentrating on something necessary and ignoring what is unnecessary one. یہ چیز سمجھیں کہ جب ایک چیز کے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں تو جو چیز آپ کے نزدیک نیسیسری ہے اس پہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اور جو چیز آپ کے نزدیک ان نیسیسری ہے, جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے, اس پہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں جو سینڈر ہے اس نے اصل پیغام دیا ہو جس کے اوپر آپ کنسنٹریشن نہیں کر رہے, تو یہ چیز جو ہے یہ پھر مس کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹ کرے گی. ایبسٹریکشن کیا ہے کہ خاص چیزوں پر توجہ دے دینا اور چند چیزوں پہ توجہ نہ دینا, اپنے طبعی میلان کی وجہ سے, اپنے رجحان کی وجہ سے آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایز اے ریزلٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن ایز اے ہول. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم صورتحال کو مجموعی طور پہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے, یہ پھر مس کمیونیکیشن کریٹ کرتی ہے, اور یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بیریئر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے کہ واٹ از انفرنس. انفرنس کیا چیز ہے؟ تو انفرنس کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو کنکلوژن ریچڈ آن دا بیسس آف ایویڈنس اور ریزننگ از کالڈ انفرنس. اگر ہم اس کی ڈیفائن کریں کہ آپ کسی بھی کنکلوژن تک جب پہنچتے ہیں شہادتوں کی نتیجے میں اور ریزننگ کے نتیجے میں. ریزننگ جو ہے وہ ایک لاجیکل پروسیس ہے کسی بھی چیز کا. جب آپ اس میں سے مختلف چیزوں میں سے اپنا مطلب اخذ کرتے ہیں تو اس کو ہم ریزننگ کہتے ہیں. تو ایویڈنسز یعنی شہادتوں اور ریزننگ کے نتیجے میں جب ہم کسی کنکلوژن پر پہنچتے ہیں, کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, تو اس عمل کو ہم انفرنس کہیں گے. لیکن جو کمیونیکیشن میں انفرنس کیا ہے کہ اس میں in our routine life we make correct as well as incorrect inferences. یہ اپنی جو ہم روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم
दुरुस्त इन्फ्रेंसेस भी बनाते हैं और मतलब गैर दुरुस्त इन्फ्रेंसेस भी बना सकते हैं. वी ट्राई टू इन्फर हेस्टली इग्नोरिंग द फैक्ट्स. हम जल्द ही नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो बगैर जो मतलब हकाइक पे गौर किए हुए. फैक्ट्स भी हो सकते हैं, लैंग्वेज भी हो सकती है और जर्गन भी हो सकते हैं. तो इन चीज़ों पे जब हम पहुंचना चाहते हैं, जब इन पे गौर किए बगैर हम कोई इसमें मतलब अखज़ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है ये कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाती है. इसकी मिसाल जो है वो थोड़ी सी मैं ये देता हूँ कि बिलफर्ज जो है वो एक शख्स जो है वो अपने घर में आया एक दो दिन के बाद, तो उसने देखा कि उसका बागीचा जो है, उसका जो लॉन है वो बुरी हालत है उसकी. तो वो उसमें मतलब देखता है कि बाड़ें जो हैं उखड़ी हुई हैं, पत्ते जो हैं वो शाखें जो हैं वो टूटी हुई जगह जगह बिखरी हुई हैं, पौधे जो हैं वो जड़ से उखड़े हुए हैं. तो वो उसमें उसके सामने दो तीन जो है वो पॉइंट्स आते हैं. एक पॉइंट उसमें ये आता है कि कोई ये बंदा आया, बाहर से छलांग मार के अंदर आ गया, तो अंदर आके उसने ये सारी तबाही मचा दी. दूसरा उसमें उसका जो एक हाइपोथेसिस जो एक या उसमें जो जो ख्याल जो है वो ये बना सकता है कि कोई जिन भूत आया है, उसने आके ये तबाही मचा दी है. तीसरा जो इसमें ये हो सकता है कि वो ये ख्याल बनाया कि हो सकता है कि रात को कोई तूफान आया हो, कोई आंधी इतनी शदीद आई हो कि जिसकी वजह से ये सारा अमल हो गया. अब इन तीनों मतलब जो उसने हाइपोथेसिस बनाए थे, उन पे वो एविडेंसेस लेता है, उनसे वो उनके मुतल्लक वो शहादतें इकट्ठी करता है. तो जो जहाँ तक जिन भूत वाला मामला है तो उसको तो वो चलो जी वो रद्द कर देता है कि यार ये मेरे साथ ही होना था. जिन 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 भूत जो हैं वो मतलब बाकी लोगों के बागीचों को भी तबाह कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मेरे बागीचे में आके ही तबाही मचाएं. या ये है कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सुपरस्टिशियस इवेंट्स जो हैं वो नहीं होते, चनाचे वो इस चीज़ को रद्द कर देता है. दूसरे नंबर पे जो रीजनिंग उसने की थी, जो एविडेंस उसने मतलब हाइपोथेसिस बनाया था कि कोई शख्स जो है वो बाहर से आया है छलांग मार के और उसने ये सारी तबाही मचाई है, तो वो उसमें देखता है कि किसी किस्म के कोई पाँव के निशान जो है वो मौजूद नहीं है बागीचे में. तो उससे उसको वो भी रद्द करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई शख्स अंदर आया हो और उसके कदमों के निशान जो हैं वो वहाँ पे ना लगे हों. तीसरे नंबर पे जो आंधी वाला था, उसको वो देखता है इधर उधर से कि आंधी अगर आती है तो सारी बात है एक घर पे नहीं आती, पूरे इलाके में आती है. वो इधर उधर के जो दूसरे लोगों के लॉन जो है वो उन पे नज़र डालता है, तो सब में ऐसी तबाही जो है वो देख लेता है. चनाचे वो फौरी तौर पे कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि कंक्लूजन क्या है कि रात को आंधी आई है और उस आंधी के नतीजे में ये जो सारी तबाही होगी. ये जो सारा अमल है जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है, इसको हम इन्फ्लुएंस कहें. समझ आ गई बात. अब इसमें अगर वो तमाम जो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे अगर वो गौर ना करता और जस्ट यही एक ख्याल बना लेता कि जिन भूतों ने आके उसका बागीचा तबाह कर दिया है, तो ये फिर मिसकम्युनिकेशन होनी थी. ये इसका मतलब ये है कि वो सही तौर पे इन्फर नहीं कर सका, वो सही नतीजे पे नहीं पहुंच सका. तो ये इसकी मिसाल थी. इसमें एक चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, ये लफ्ज़ जो है वो जर्गन का. जर्गन क्या चीज़ है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहूँगा. इसको फिर मैंने इसका एक MCQ ही लगा कर दिया और बाद औक़ात जो है वो एक शार्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको ये पूछा भी जा सकता है. जर्गन क्या है? दीज आर स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय अ प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर्स. यानी कोई ग्रुप या कोई प्रोफेशन के खास प्रोफेशन के लोग जो हैं वो ऐसे अल्फाज या ऐसे तासुरात इस्तेमाल करते हैं जिनको दूसरे लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है. इन चीज़ों को हम क्या कहेंगे कि ये जर्गन. समझ आ गई बात. जर्गन क्या है कि एक ख़ास तबका, एक ख़ास प्रोफेशन के लोग जो हैं वो एक ख़ास टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अपने प्रोफेशन के लोगों के लिए. तो उन लोगों के लिए तो वो चीज़ समझना आसान होती है, लेकिन वो लोग जो बाहर के हैं
ان लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है या नामुमकिन होती है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये जर्गन। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं इस तरह दूंगा कि मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है बेरीज एंड चेरीज। बेरीज एंड चेरीज आप जानते हैं, अगर इनके आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, बेरीज जो है बेरों को कहते हैं, चेरीज जो है वो फल है। बेरीज एंड चेरीज जो है बेर और जो रंगारंग फल जो है वो। लेकिन ये एक जर्गन है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं जो जगमगा रही होती हैं, उनको हम बेरीज एंड चेरीज कहते हैं। तो ये जर्गन जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट में तो आम लोगों को समझ आ सकता है। बाहर के लोगों के लिए अगर आप इस किस्म की जर्गन जो है वो यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपने मैसेज को डिज़ाइन करते हुए, तो ये फिर एक बैरियर साबित होगा। इसी तरह एक लफ्ज़ है वॉल्फ पैक। वॉल्फ पैक जो है यानी जो भेड़िए हैं उनका ग्रोह, वॉल्फ पैक उसको कहेंगे। पैक आप जानते हैं ग्रोह को, इचड़ को कहते हैं। तो जो वॉल्फ पैक से अगर हम यूज़ करें तो इससे मुराद यही है कि बहुत सारे भेड़िए एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन ये भी एक जर्गन है और ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में यूटिलाइज किया जाता है। और इसका मतलब क्या है, जो मुख्तलिफ जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं पुलिस की जो गश्त करती हैं, अगर उनका कई एक गाड़ियाँ जो हैं वो गश्त कर रही हैं, तो उनके बारे में कहेंगे कि ये वॉल्फ पैक है, यानी ये मतलब पुलिस की गाड़ियों का मजमूआ है। इसी तरह मतलब चीफ कुक एंड बॉटल वाशर, ये एक मतलब लफ्ज़ है, एक फ्रेज है कि कुक एंड बॉटल वाशर, चीफ कुक एंड बॉटल वाशर, यानी वो एक चीफ कुक भी है, मतलब बावर्ची भी है और बर्तन भी धोता है। तो आम तौर पे तो इसका मतलब यही है, लेकिन बिजनेस टर्म है, ये बिजनेस का एक जर्गन है। इससे मुराद जो है वो ऐसा शख्स है जिसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम संभाले हुए हों, यानी वो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, वो सारे काम करता हो, उसके लिए ये जर्गन इस्तेमाल होता है कि चीफ कुक एंड बॉटल वाशर। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। इसी तरह जो मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि जो स्कूलों में असातिज़ा हज़रात जो हैं वो अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मौला बख्श। तो मौला बख्श का जो मतलब है वो समझते हैं डंडे को कहा जाता है मौला बख्श। तो अगर आप स्कूलों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इससे फौरी मुराद जो है वो उस्ताद साहब का डंडा जो है वो लिया जाता है। लेकिन अगर आप इससे स्कूल के बाहर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद शायद किसी शख्स के नाम के तौर पे लिया जाए, चनांचे ये भी एक जर्गन है। तो इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। हर प्रोफेशन के अंदर ऐसे जर्गन जो हैं वो मौजूद हैं जिनको उस प्रोफेशन के लोग ही बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं जब उनके सामने ये लफ्ज़ बोले जाते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। तो जी तलबा, ये हमारे आज का जो टॉपिक है, इसमें ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये बन सकते हैं। इसमें आपने करना ये है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी अलहदा से डेफिनेशन याद करें। आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हैं उनमें जो डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जिन अल्फाज में लिखी हुई हैं, वो अल्फाज भी आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो उसमें भी कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। चनाचे आपने ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने 22 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको दिए हैं। तो यही पॉसिबल इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते थे। तो आपने इनको अच्छी तरह बेटा जी अपने रजिस्टर पे नोट करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला आपने अलहदा से पोर्शन बनाया है उसमें आपने इनको नोट कर लेना है। उसी में ही आपने जो चैप्टर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और ये भी आप वहाँ पर लिखें ताकि बाद में इम्तिहान के लिए आपकी तैयारी इजीली हो सके। तो अपने लेक्चर के साथ मैं ये स्लाइड्स भी मामूल के मुताबिक आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से देख के आप इसमें
लिख लें। इस सिलसिले में कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप फ्रैंकली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज के ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपकी तरफ से कोई भी जो सवाल है वो मेरे लिए एक हौसला अफजाई होगी। मैं ये समझूंगा कि आपने मेरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना है और उसमें उसको समझने की कोशिश की। तो जी तलबा, ये आज का हमारा टॉपिक था। इस हफ्ते हम यही दो चीज़ें कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसका जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे। और साथ फिर जिस तरह मैंने कहा था कि जब 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक छोटा सा टेस्ट जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। उसमें आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।